गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Q1 FY26 के बिजनेस अपडेट के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट V2 रिटेल, वी मार्ट रिटेल, बाजार स्टाइल और ट्रेंड। इन चारों के जो Q1 FY26 के जो अपडेट आए हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जैसे ही अर्निंग सेशन जो शुरू होता है, जो मार्च अप्रैल से लेके जून तक जो कंक्लूड हुआ है इंडिया में Q1 FY26 और आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड के लिए Q2 FY26, तो उसके जो पहले बिजनेस अपडेट जो कंपनियां पहला रिजल्ट देने के पहले वो अपने बिजनेस अपडेट्स जारी करते हैं NSE के वेबसाइट्स के ऊपर, तो जिसको हमें एनालाइज करना होता है कि किस तरीके की कंपनी की ग्रोथ रही, अगर वो स्टोर एक्सपांशन मोड में है कि कितने अपने नए स्टोर्स उन्होंने खोले हैं, किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस आगे बढ़ रहा है। ऐसे दो तीन चीज़ें के पैरामीटर्स के ऊपर ही वो बिजनेस अपडेट देते हैं। मान लो कि कोई अगर बजाज फाइनेंस जैसी फाइनेंशियल कंपनी हो कि उनका अगर एडवांसेस कितना बढ़ चुका है, उनके फिक्स डिपॉजिट जो है वो किस तरीके से बढ़े हुए हैं, ये थोड़े मोटा मोटी नंबर वो दे देते हैं अपने बिजनेस अपडेट में। और 15 जुलाई के बाद वो जो रिजल्ट्स है Q1 FY26 के वो डिटेल में आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि मार्जिन क्या है, एसेट क्वालिटी कैसे हो रही है, उसके बाद उनका कौन कॉल रहेगा, और इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी में हो क्या रहा है। लेकिन प्राइमा फेसी जो नंबर आते हैं बिजनेस अपडेट्स के, वो भी गिव्स द डायरेक्शन कि उस क्वार्टर में, पर्टिकुलर क्वार्टर में क्या हुआ है। तो इसीलिए इन चीज़ों को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी वजह से स्टॉक के ऊपर असर आता है। आपने देखा होगा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेंड जो था वो 12% डाउन था। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि सेल्स की जो ग्रोथ है, जैसे ट्रेंड पहले ग्रो करता था 40-50% के पैमाने के ऊपर, तो वो जो ग्रोथ है वो भी रिड्यूस हो गई है। और मार्केट हमेशा अपने फ्यूचर की तरफ देखता है। मार्केट ये नहीं देखता है कि ट्रेंड ने कितना पैसा बना के दिया, शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा बनाया, स्टॉक 1000 का था 5000 7000 की तरफ चला गया। ये मार्केट को अभी पसंद नहीं आता है। मार्केट सोचता है कि आगे जाके अगर तुम्हारी ग्रोथ कम होने वाली है तो मैं तुम्हें अपना पी जो है वो 120 130 का पी क्यों दूँ। तो जो पी जो है वो नॉर्मलाइज की तरफ आता है, पी में कॉन्ट्रैक्शन आता है। मान लो कि ऐसा नहीं है कि ट्रेंड ग्रो नहीं करेगा, ट्रेंड तो अभी भी 20% से ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका जो असर और इम्पैक्ट होता है, कोई भी शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ अगर पहले 50 के सेल्स ग्रोथ के गाइडेंस देती थी, 50 से ग्रो करती थी, और वो अगर कम हो रही है तो वहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आप हाई पी में बैठे हुए हो तो वो पी नॉर्मलाइज होता है, पी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाता है, और जिसकी वजह से इस ट्रेंड में अब आज 12% की गिरावट देखी गई। तो ओवरऑल हम इस पूरे वैल्यू फैशन रिटेल को समझने की कोशिश करेंगे इन डिटेल। अगर आपने इसके पहले मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, V2 रिटेल का जो मैंने एक क्लियर एनालिसिस किया था, बाजार स्टाइल का किया था, तो वो मेरे इस वीडियो के नीचे में डाल देता हूँ, सो यू कैन गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द बिजनेस मॉडल, हाउ दे डू इट, व्हाट इज द मार्जिन प्रोफाइल, किस तरीके का मैनेजमेंट में है, आगे का गाइडेंस क्या है, वो सारे चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर कर दी है। लेकिन इस वीडियो में हम 3-4 कंपनियों के बिजनेस अपडेट्स को लेके चीज़ों को समझेंगे। और आई थिंक फॉर यू टू मेक द मनी इन एनी सेक्टर्स और एनी पॉइंट इन टाइम, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कौन से भी सेक्टर में कौन सा जो कंपनी है वो अगर हाई स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो स्टॉक मार्केट का जो पैसा है उस चीज़ को उसके पीछे भागता है। मान लो कि अगर कोई कपड़ा बेचने की 4 कंपनियां हैं, उस 4 कंपनियों में जो अच्छा परफॉर्म करती है वो कंपनी आगे जाती है, और जो बुरा परफॉर्म करती है वो पीछे चली जाती है। स्टॉक मार्केट भी वही का रिफ्लेक्शन है। मान लो कि V2 रिटेल, वी मार्ट, बाजार स्टाइल, ट्रेंड, ये चारों ही जो कंपनियां हैं वो किस में है, वो एक वैल्यू रिटेल फैशन के चेन में है। मतलब मेंस, किड्स, वुमेन, जनरल मर्चेंडाइज, इन सारों में वो इन सारी चीज़ों का बेचने का काम करती है। तो हमें यू कैनॉट एनालाइज अ सिंगल कंपनी इन अ सिंगल स्टैंड अलोन बेसिस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ट्रेंड ये चीज़ अच्छा कर रहा है तो V2 रिटेल कैसे कर रहा है, V2 रिटेल ये चीज़ अच्छा कर रहा है तो वी मार्ट रिटेल कैसा कर रहा है, अगर बाजार स्टाइल में क्या चीज़ें अच्छी हो रही है। तो उन चारों का आप एनालिसिस करोगे और आपके सामने एक पैरामीटर्स रखोगे कि इस चीज़ में वो क्या कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कंपनियां आगे बढ़ती है।
ट्रेंट ने इतना पैसा अपने शेयर होल्डर्स को क्यों बना के दिया? दो चीज़ें वहाँ पर थी, मैं अपने बहुत सारी वीडियो में बता देता हूँ कि मार्केट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू द EPS इंटू PE। अगर मार्केट में PE का री रेटिंग हो जाएगा और EPS ग्रोथ हो जाएगी, मतलब जहाँ उनका ROE बढ़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ेगा, तो वो मार्केट में आगे की तरफ जाता है। अगर कोई कंपनी ट्रेंड जैसी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस के ऊपर 40% की ग्रोथ मारता है तो वहाँ पर PE का री रेट भी होगा। आपने देखा होगा कि ट्रेंड का PE एक समय पे 211 के ऊपर ट्रेड करता था। उसका रीज़न ही वही था, मार्केट ऐसी कंपनियों को ज़्यादा PE क्यों देता है? क्योंकि वो कंपनियां, वो जो शेयर होल्डर्स उसके होते हैं, वो बहुत आगे का डिस्काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेंड के शेयर होल्डर्स ने डिस्काउंट किया था कि 2027-28 तक वो उसी रेट से ग्रो करेगी, लेकिन आज जो उनके अपडेट आए हैं 20% की ट्रेंड की ग्रोथ, तो लोगों को लगने लगा यार मैं उस चीज़ को इतना वैल्यू क्यों दे दूँ। मान लो कि टमाटर है तो वो मैं उसको आम के दाम में क्यों खरीदूं? तो वो एक सिंपल सी फैक्ट होती है। आपने देखा होगा कि US मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं AI के रिलेटेड, वो FY29 FY2030 को डिस्काउंट कर रही है, इसलिए 600 के PE के ऊपर भी पैलेंटेर जैसी कंपनी ट्रेड करती है और अपने शेयर होल्डर्स को फिर भी वो और एक हाई बनाती है और एक हाई बनाती है, क्योंकि हर क्वार्टर बेसिस के ऊपर वो कंपनी उस तरीके से परफॉर्म करती है। जो कंपनी अगर क्वार्टर के बेसिस के ऊपर परफॉर्म करेगी, मार्केट भी उसको उस तरीके से रिवॉर्ड करेगा। ऑब्वियसली अगर कोई टैरिफ रिलेटेड केसेस हो या कोई युद्ध चल रहा हो तो इन सारी कंपनियों भी मार आती है, क्योंकि ये तो मार्केट है, सब गिरेंगे तो थप्पड़ एक को तो पड़ेगा ही, बाकी को पड़ेगा। लेकिन वो रिकवरी जो है वो गिरने के बाद वो ज़्यादा उन सेक्टर्स में, उन कंपनियों में होती है जहां पर कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ विजिबल होती है शेयर होल्डर्स के लिए। जितनी ज़्यादा शेयर होल्डर्स को विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग दिखेगी अगले कुछ सालों से, अगले कुछ क्वार्टर से, तो मार्केट उसको प्री डिस्काउंट करता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ये जो फंड मैनेजर है वो फॉरवर्ड PE का कंसेप्ट लगाते हैं। वो इस तरीके से लगाते हैं क्योंकि वहां पर आपको फॉरवर्ड अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है, तो इसकी वजह से ही मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको ये चीज़ पहले समझनी पड़ेगी बिफोर यू ट्राई टू गो इनटू द डीप ऑफ एवरी कंपनी कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है, मार्केट में क्या चीज़ें वर्क होती है। HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स ने, एशियन पेंट के शेयर होल्डर्स ने बहुत अच्छा पैसा उस अपने शेयर होल्डर्स को दिया, लेकिन उसका एक रीज़न था, क्योंकि वो कंपनियां जो थी कुछ समय के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस के ऊपर, YOY लेवल के ऊपर 30% का ग्रोथ मारती थी। अभी HDFC की ग्रोथ जाके देखो और एशियन पेंट की ग्रोथ जाके देखो, इसीलिए स्टॉक उतना पैसा बना के नहीं देता। स्टॉक मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। आपके कंपनी की अर्निंग्स आएगी तो आपका स्टॉक ऊपर जाएगा, सिंपल एज द फैक्ट। और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। यू नीड टू अप टू डेट अबाउट द कंपनीज परफॉर्मेंसेस, कंपनीज फंडामेंटल एनालिसिस, एंड देन you can have the multi-baggers as you speak. Nobody knows what is the multi-bagger is, or like if my portfolio stock can become the multi-bagger. Yes, it can, but it only depends upon the earning profile of that company. What is the fundamental changes in the company? So इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर, तो V2 रिटेल की बात करते हैं। तो V2 रिटेल ये जो कंपनी है, पिछले कुछ 2023 से आपने देखा होगा कि 50% से ग्रो करने वाली कंपनी है, 50-60% से ग्रो करने वाली कंपनी है। 62% की ग्रोथ लास्ट ईयर में उन्होंने की थी और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। लास्ट ईयर वाज द फर्स्ट ईयर व्हेन दे बीट ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ द सेल्स ग्रोथ। और इसमें एक बात जरूर आती है, इट डजंट डिपेंड व्हाट इज योर बेस। अगर मान लो कि आप 1 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी हो, 2 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी हो, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज की बात करो, इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन उसका बेस होने के बावजूद भी 100% से ग्रोथ करने वाली कंपनी है। उसके रीजन अलग है, PE नॉर्मलाइज हुआ नहीं हुआ वो अलग केस में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम V2 रिटेल के ऊपर आते हैं। उन्होंने जो अपडेट दी है Q1 FY फाइनेंशियल ईयर 26 फर्स्ट क्वार्टर के, तो उनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो 51% की रही है। SSSG जो है वो नॉर्मलाइज बेसिस के ऊपर 10% का रहा है, लेकिन क्वार्टर में 5% का रहा है। इसका रीज़न था क्योंकि जो आपका ईद जो आया था उसकी जो चेंज हो गया था, ईद जो था वो मार्च में आया था लास्ट क्वार्टर में। इसकी वजह से जो अप्रैल का जो महीना था वहाँ पर आपको SSG में थोड़ा ड्रॉप देखा गया, फिर वो मई और जून में पिकअप हुआ और नॉर्मलाइज हुआ। इसीलिए कंपनी ने कहा है कि नॉर्मलाइज बेसिस के ऊपर SSG जो है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, ये सारी चीज, ये सारे लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू रिटेल का काम करते हैं। 300, 400, 500 रुपए के कपड़े बेचते हैं, वुमेन वेयर, किड्स वेयर, ये आपके जनरल मर्चेंडाइज, इसमें उनका थोड़ा सा मार्जिन कम होता है। आप एक बात को समझ लो, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाता हूँ। मार्जिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर V2 रिटेल का मार्जिन देखोगे, EBITDA 6-7% का मार्जिन करती है। उसके बाद अगर आप बात करोगे पैट मार्जिन की, 4-5% का पैट मार्जिन करती है। तो आपने देखा होगा कि V2 रिटेल जैसी कंपनी, हाँ
परफॉर्म तो अच्छा करती है लेकिन उनके मार्जिन थिन है। इस चीज़ को भी बहुत थोड़ा बारकाई से आपको नज़र आना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस 4-5% पैट मार्जिन से अगर काम कर रही है तो इनको बहुत सारे स्टोर्स खोलने पड़ेंगे, सेल्स ग्रोथ करनी पड़ेगी, तब जाके वो 50% की ग्रोथ आएगी। इसीलिए हर साल वो कितने नए स्टोर्स ऐड करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो V2 रिटेल ने, अगर आप देखोगे इस क्वार्टर में कुछ, मुझे लगता है 28 नए स्टोर्स खोले, 1-2 उन्होंने क्लोज भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि इच फाइनेंशियल ईयर में 100 जो नए स्टोर वो खोलेंगे। तो रेट एट विच द न्यू स्टोर्स गेटिंग एडेड, इट्स ऑल्सो अ गुड परसेंटेज। यू कैन सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर अगर 28 वो करते जाएंगे तो 100 का जो नंबर है वो पूरी तरह से इक्वल रहेंगे। तो SSSG इज वन फैक्टर होता है, कितनी की सेल्स ग्रोथ हो गई उतना एक फैक्टर होता है। सेल्स पर स्क्वायर फुट पर मंथ, that is also one of the criteria for the retail fashion chain analysis companies. Now you can see वहाँ पर आपने देखा होगा कि 957 रुपीज़ का उन्होंने सेल्स किया, पर स्क्वायर फीट पर मंथ का जो सेल है वो 957 किया था। लास्ट ईयर आप कंपेयर करोगे तो 1017 के ऊपर गई थी, लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड कि ईद का जो ट्रैक्शन वहाँ पर आया है वो पहले हो गया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा लोग पैसे कपड़े कब खरीदेंगे, अगर कोई फेस्टिविटी हुआ, दिवाली हुआ या ईद हुआ, वहाँ पर लोग ज़्यादा बहुत कपड़े खरीदते हैं। तो जिसको मद्देनज़र देखते हुए वहाँ पर 957 का नंबर देखा गया। तो SSSG, सेल्स पर स्क्वायर फुट पर मंथ, इसके भी नंबर उनके अच्छे हैं। और कंपनी अपनी ऑपरेशनल इफिशिएंसी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत अच्छा कर रही है। इस कंपनी को थोड़ा डिटेल में आप समझना तो सेल्स के नंबर अच्छे हैं। कंपैरेटिवली अगर हम चले जाते हैं आपके वी-मार्ट रिटेल की तरफ, तो वी-मार्ट रिटेल ये जो कंपनी है उन्होंने कितनी ग्रोथ की है, 13% की Q1 की ग्रोथ की है। तो आपकी रेस एनालॉजी को आप अगर ध्यान में रखोगे तो V2 रिटेल इज डूइंग फार बेटर। बाजार स्टाइल की जो सेल्स ग्रोथ Q1 की अपडेट आए हैं वहां पर 37% की हुई है और ट्रेंड की 20% की हुई है। तो अगर financial year F1, financial year Q1 comparative to the last Q1, V2 retail is winning the race with the 51%, and then it is coming with this bazaar style and then trend. जो trend 2 नंबर पे हुआ करता था वो फिसल के अभी 3 नंबर पे आया है। Obviously the market cap is high and there's so many ifs and buts and there and all of that, but हमें as individual investors we don't care like how big base is and what the company is into the many states and Tata brand. We doesn't care. Market only cares about the great growth. And now if you see about the growth, the Q1 numbers what you have seen here is phenomenal. It's a 51%, V-Mart is running at the 13%, Bazaar Style at 37%, Trent is running at the 20%. तो इन चारों का आपने ध्यान में रखा। SSSG के नंबर अब अगर आप देखोगे तो बाजार स्टाइल की जो नंबर है 37% से सेल्स की ग्रोथ हुई है, लेकिन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ -3% है। Obviously normalized basis because of the Eid and all of that factors, it is getting attributed to the 5%. Still it is less than V2 retail. V2 retail 10% का SSG कर रहा है, ये लोग 5% से SSG कर रहे हैं और V-Mart रिटेल भी 5% के अराउंड ही कर रहा है। ट्रेंड की अगर बात हम करें तो उनके ज़ूडियो जो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था, तो उनके जो नंबर ऑफ स्टोर्स उन्होंने इस क्वार्टर में और ऐड किए हैं वो 10 ही स्टोर ऐड किए हैं। पहले मैं देखता था 20-25 जुड़ियो वो ऐड करते थे, तो अभी UAE में 2 नंबर ऑफ स्टोर्स उन्होंने खोले हैं और टोटल नंबर ऑफ द स्टोर्स दैट दे हैव added into this quarter is only 11. तो that number of new opening stores also getting down and उनकी जो सेल्स के ग्रोथ में वो उसको नज़र आ रहा है। हालांकि ट्रेंड के नंबर्स उसके बाद आएंगे, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस ये कंपनियां करती हैं, आगे जाके किस तरीके का परफॉर्मेंस करती है उसको देखना पड़ेगा। दूसरी एक चीज़ आप अगर वैल्यूएशन की तरफ देखोगे, 87 का कल तक V2 रिटेल का PE था, जो सबसे हाई पेस में ग्रोथ करने वाली कंपनी उसका PE है 87। उसके बाद जो बाजार स्टाइल का PE आप देखोगे 120-127 की तरफ है। बाजार स्टाइल के आप मार्जिन प्रोफाइल जाके देखो, वहाँ पर आपको 2 या 3% का मार्जिन नजर आएगा पैट लेवल के ऊपर, लेकिन 5 या 6% का V2 रिटेल का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मार्जिन है। तो मार्जिन के फ्रंट पर भी अच्छा काम V2 रिटेल करती आई है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है। आप अगर वहाँ पर देखोगे V2 रिटेल में कंपैरेटिवली 2024 से 2025 तक मार्जिन का थोड़ा सा एक्सपांशन हुआ था। यही आप बाजार स्टाइल में जाके देखोगे तो आपका मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। EBITDA मार्जिन थोड़ा सा 1% से घटा था और पैट मार्जिन भी 1% से घटा था, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बाजार स्टाइल आप अगर देखोगे कि उनके नंबर ऑफ स्टोर ज़्यादा थे
आप अगर देखोगे टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स ऑफ द V2 रिटेल इज 218 काइंड ऑफ, और इनके आप देखोगे 232 है, बाजार स्टाइल के 232 स्टोर्स है। 2000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है और 6000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है V2 रिटेल। तो आप अगर देखोगे नंबर ऑफ स्टोर ही कुछ आसपास है और कुछ 500-600 के तरफ वी-मार्ट के नंबर ऑफ स्टोर्स है। तो हमें एज ए इन्वेस्टर 2-3 ही चीज़ें देखनी है। पहली कि उसकी सेल्स की ग्रोथ कैसी है, दूसरी कंपनी अपने नए कितने स्टोर्स खोल रही है और कितना रेट से वो नंबर ऑफ स्टोर्स खड़ा कर रही है। V2 रिटेल के लास्ट कॉन कॉल में भी उन्होंने कहा था कि मैं जो नए स्टोर्स वो खोलूंगा वो अपने इंटरनल एक्यूरेल से करूंगा, मतलब उनको अभी इक्विटी डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है। सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू ओपनिंग दोज न्यू स्टोर्स विद द मनी दैट दे हैव। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ की V2 रिटेल अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर, वो जो बोलते हैं ना कि उनका जो रेवेन्यू है वो वो बोलते हैं कि ओरिजिनल डिज़ाइन से जो लोग करते हैं प्राइवेट लेबल का, वो 80% की तरफ लेके जाना चाहते हैं अराउंड लाइक FY27 FY28 तक, FY26 तक प्राइवेट लेबल का जो सेलिंग है वो 60% तक लेना चाहते हैं। अभी जो नंबर है वो 35-40% की तरफ है, तो उनको बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने की संभावना भी ज़्यादा है। और कंपनी ने ये भी कहा है कि ये जो 50% की ग्रोथ है वो 4-5 साल तक कंटिन्यूस रहेगी, ऐसा कहा है। लेकिन वी एज ए इन्वेस्टर नीड टू एनालाइज द कंपनी each every quarter and then have to make the decision if you need to add the new into this, or you have to reduce the allocation in your portfolio. Simple as that. जैसे मैंने देखा था लास्ट 2-3 क्वार्टर से ट्रेंड थोड़ा सा डीरेल कर रहा था इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ। मेरी भी कुछ बहुत सारी पोजीशंस थी, सो वी हैव टू गो आउट ऑफ दिस कंपनी बिकॉज द सेल्स ग्रोथ हैज बीन डिक्लाइन। ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन मिस्टेक्स एंड हाउ यू डू बेटर फॉर योर सेल्फ। तो जैसे आप मिस्टेक्स करते चले जाते हो और वहाँ से सीखते चले जाते हो, यू विल गेन मोर मोमेंटम इनटू दिस एंड यू विल अंडरस्टैंड it in a better way. But for that you need to yourself study more into the depth and detail and analysis and compare it with its peer, and then you will understand कि how these companies are performing well. तो जैसे मैंने कहा V2 रिटेल वैल्यू रिटेल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस कर रही है। इनका SSSG के नंबर अच्छे हैं, पर स्क्वायर फीट के नंबर अच्छे हैं, नंबर ऑफ स्टोर्स अच्छा ओपन कर रही है, ऑपरेशनल इफिशिएंसी भी उनको अच्छी तरीके से मिल रही है। ऑब्वियसली आप अगर कंप्लेन करोगे कि हाँ यार इसका PE तो बहुत ज़्यादा है, अभी तो 92 हो गया, आज आपने देखा होगा कि 4-5% V2 रिटेल अप था। क्यों था? क्योंकि जो भी ट्रेंड के जो शेयर होल्डर्स थे उनका पैसा यहाँ से टर्न होता है किसी नंबर 1 कंपनी में। कोई बाहर का FII हो, DII हो, वो यही चाहेगा कि मेरा जो पैसा है, मेरा जो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो इसी कंपनी की तरफ चले जाए कि जहाँ पर ग्रोथ आ जाए। अगर आपके यहाँ पर ग्रोथ है और वो नंबर 1 तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पर पैसा चला जाएगा। बजाज फाइनेंस इज बीन बजाज फाइनेंस बिकॉज द बजाज फाइनेंस keep performing his numbers very high in the numbers. If you would like to have more of these video, please let me know. If you like my videos then please like, share and subscribe. तो जैसे मैंने कहा अगर इनके रिजल्ट्स आएंगे तो आई विल मेक द वीडियोस इन डिटेल की किस तरीके से इनका परफॉर्मेंसेस है, किस तरीके से इनकी मार्जिन प्रोफाइल है, कौन कॉल में ये लोग क्या कहना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को वी विल मेक इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। तो ऑल्सो माई रिक्वेस्ट टू एवरी वन इज प्लीज लुक एट द US स्टॉक। देयर इज वेरी इग्नोरेंस इन इंडियन मार्केट ऑफ द सेंटिमेंट्स लाइक हाँ ग्रोथ इंडिया में भी है। अमेरिका की 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और AI रिलेटेड स्टॉक में बहुत तेज़ी का बुल रन चल रहा है। मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में कहा था कि Palantir was the stock that I was very much bullish and it has made like a humongous returns for me because in 2023 that point in time like the Palantir wasn't coming pictures, the AI related jam था वहाँ पर। बहुत सारे लोगों ने आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस Palantir ने करके दिया। तो AI रिलेटेड स्टॉक के लिए टेक्नोलॉजी स्टॉक में आई विल टेल यू द वन डिफरेंस दैट द पीपल फॉरगेट इन इंडिया मार्केट व्हिच आई मेनी डिसएग्री विद द पीपल in India. The problem is India as an overall, if you see, if it is in a value retail or any businesses for that matter, India is a volume game. India has never been the value game because यहाँ पर प्राइसिंग पावर जो है वो बहुत डिफिकल्ट होती है किसी भी चीज़ के लिए। प्राइसिंग पावर आपको तभी मिलेगी जहाँ पर आपको वहाँ पर प्राइसिंग पावर मिलने के लिए और ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने के लिए, क्योंकि
एज अ शेयर होल्डर वी नीड टू हैव द ईपीएस ग्रोथ. ईपीएस की ग्रोथ आपको कैसे मिलेगी? जब आपका पैट अच्छा होगा सेल्स के कंपैरेटिवली. मान लो कि पैट की ग्रोथ सेल्स की ग्रोथ से कंपैरेटिवली लास्ट ईयर बहुत अच्छी होती है, तब आपको जाके ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, और जब आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है तब आपको ईपीएस मिलता है, और जब आपको ईपीएस मिलता है तो स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. यूएस में आप देखोगे बहुत सारी जो कंपनियां जो चल रही है वो नैस्डैक में लिस्टेड है. इसका मतलब यही है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो बूम एआई में आ रहा है, पैलेंटेरी हो गया, सोफी हो गया, एएमडी हो गया, ऑस्कर हेल्थ हो गया, बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो अपने एआई इंटीग्रेशन को ला रही है. जब कोई भी ऐप निकालता है और एआई इंटीग्रेशन करता है तो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट वो सेम रहती है, लेकिन उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा रहता है. जिसका मतलब यही है उसी फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर अगर वो 100 मिलियन का सेल कर रही है वो 200 मिलियन भी कर सकती है, 300 मिलियन भी कर सकती है. एनवीडिया के नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल के ऊपर जाके देखना, येस इट इज एक्सपेंसिव. फॉर द रीजन इज बीइंग एक्सपेंसिव इज बिकॉज द मार्केट इज डिस्काउंटिंग FY27 नंबर्स ऑन टू दैट. इसका मतलब यही है उनके नंबर अच्छे आते हैं. ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही सब 30% की ग्रोथ आती है. आप जाके हुड के रिजल्ट जाके देखना, 50% की ग्रोथ मार रहा है, वो भी डबल देन बहुत सारी इंडियन कंपनीज के कंपैरेटिवली. एक ऐप ही तो है जैसे एंजल का ऐप है, बट आई थिंक फॉर इट्स शेयर होल्डर इट्स मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है. देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर कमिंग इनटू द प्ले, एंड देन यू हैव टू एनालाइज दिस एंड अंडरस्टैंड व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ अस वी आर टेलिंग us okay AI is there, then why don't we invest as an AI the company? Yes, there are some other countries who is making it, but as a shareholder we need to make money. We don't bother like where it is listed in US or somewhere else. Yes, China is a proxy place. In China, it is very difficult to invest and get returns about it. US is very an open economy. I'm not telling that India is bad or anything. It's just like the perspective that we have, like everything. Because at the end of the day, we need to make money in the share market. How it is been getting made, whether you invest in AI, whether it is invest in India, the companies like the Vito Retail, it's up to you. No buy and sell recommendation, but it's just like the more study that you do outside of your zone of India, you will learn more also how the technology is changing, how the people are making money. There are so many investors out there who you can learn from it. So if you change your perspective, I think the ability to get more money to you is get expanded. So hope you like my video about this value retail chain phase. आज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के अपडेट आए हैं. बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर मुझे कहा था कि वीडियो बनाओ, सो आई विल मेक द वीडियो टुमारो और इफ प्रॉब्ली टुनाइट. उसके बहुत अच्छे अपडेट आए हैं कंपेरेटिव टू द लास्ट क्वार्टर. बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस के अपडेट आए हैं. यू नीड टू लुक इनटू इट एंड अंडरस्टैंड बजाज फाइनेंस. नाउ द बेस इज सो हाई, 25% की AUM ग्रोथ. आई मीन इट्स अनबिलीवेबल. आई एम नॉट सेइंग लाइक इट्स अ कंपनी टू इन्वेस्ट इन राइट नाउ बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस एंड बिकॉज ऑफ द प्राइस इन बुक एंड ऑल दैट फैक्टर्स, बट understand one thing. We need to understand how these companies have made its money to the shareholder. It's only the fact the earnings growth is very consistent, their profile of the margin is very consistent, they're gaining the market share, they're winning the race into their competitors, and that's why the Bajaj Finance became the Bajaj Finance. We need to find a new Bajaj Finance. The promoters, the risk profile, the ability of the execution, lot of things get into the play, and then you will see yourself to the top of the barrier. So hope you like my videos. If you like, then please like, share and subscribe. Let me know which companies you're more interested to it, and I'll try my best and to give you the better version of myself and my understanding about that stock. Thank you very much and have a nice day, guys.